आपको चेहरा नहीं देखना है, आपको निशान देखना है, सिर्फ एक निशान, कमल निशान। आप अगर वास्तव में मुझसे प्रेम करते हैं तो जो भी यहाँ से कमल निशान लेकर आएगा उसके लिए कार्य करिए, वो कमल का बटन दबाइए ईवीएम में और जिताकर उसको विधानसभा में भेज। में भी ये शिकायत आती है कि भाई फलाने तो इतने दल बल से चलते हैं कि उनके पास आम व्यक्ति पहुंच नहीं सकता। जिसने जनता का आशीर्वाद पा लिया उससे बड़ा बाहुबली कोई नहीं। आप ये कहते हैं काम करने के लिए चलते हैं, और काम करने के लिए जब चलते हैं तो दल बल की जरूरत नहीं रहती। देखिए, ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। यहाँ इस आज की तारीख में इस देश में सबसे बड़ा बल, जो सबसे बड़ा बाहुबल है, वो जनता का प्यार और आशीर्वाद। और जिसने जनता का आशीर्वाद पा लिया उससे बड़ा बाहुबली कोई नहीं। आप ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति फलाना बाहुबली है, धनाढ़ सेठ है, धन्ना सेठ है, लेकिन जनता उसको नकार देगी तो वो अगले दिन सड़क पर आ जाएगा। इसलिए इन चीज़ों से हम लोग चिंता नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ भाई, जो जन भावना है, जनता की जो बात है, उसको शासन तक, प्रशासन तक पहुँचाएँ, जनता का काम हो, जनता की भलाई हो, जनता संतुष्ट हो। और यही सबसे बड़ी पूंजी है, यही सबसे बड़ा बल है, यही सबसे बड़ा, इस धन को जिसने प्राप्त कर लिया उससे बड़ा धन्ना सेठ कोई नहीं। डॉक्टर की उपाधि आपने प्राप्त किया, अचानक राजनीति में आने का ये मूल कैसे? देखिए, राजनीति में कोई ऐसा मूड बना के या राजनीति में, राजनीति में व्यक्ति दो तरीके से आता है, आइदर बाई एसोसिएशन और बाई कन्विक्शन। एसोसिएशन हो गया कि मैं किसी व्यक्ति का मित्र हूँ, उसके साथ जुड़ा हूँ, वो व्यक्ति अगर राजनीतिक दल में किसी में जाता है तो उसके साथ साथ चला जाऊँगा, वो उस पार्टी को छोड़ के दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ भी चला जाऊँगा। एक होता है कन्विक्शन से राजनीति में जाना, यानी कोई ऐसी विचारधारा है जो मेरे रोम रोम में बसी हुई है, जिसके प्रति मैं पूरी तरह से कन्विंस हूँ कि नहीं, यही विचारधारा जो है वो समाज का, देश का कल्याण करेगी, तब वो व्यक्ति राजनीति में जाता है कन्विक्शन के साथ। तो हमारे जैसे लोग जो हैं वो कन्विक्शन के साथ राजनीति में, 1990 से संघ से जुड़ा हूँ और तब से लगातार अनेक प्लेटफॉर्मों पर काम करता रहा हूँ, और अभी भारतीय जनता पार्टी में 10 साल से काम कर रहा हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि अचानक से राजनीति में चले गए, विचारधारा है, काम कर रहे हैं। ऐसा कोई राजनीतिक पद पाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए या कोई जनप्रतिनिधि बनने के लिए नहीं है, बस काम कर रहे हैं अपना। सत्य प्रकाश तिवारी ने ऐसा कौन जादू कर दिया जहाँ पे लोग किसी अन्य पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, इसके बावजूद बोलते हैं कि अगर सत्य प्रकाश तिवारी आते हैं तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे, पूरे समाज के साथ खड़े रहेंगे। देखिए, मैंने जनता को दिखाया कि जनप्रतिनिधि जो है उसकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, क्या करना चाहिए, और हमारे जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं वो कहाँ पिछड़ रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं। लोग चुनाव को, मैंने जो वोट बैंक की राजनीति है, जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, जो जात पात की राजनीति है, उसी तक हमारे जनप्रतिनिधियों ने सीमित करके रख दिया है। चुनाव एक जनता की आशाओं को परिलक्षित करता है कि जनता की क्या आशाएं हैं, और वो जनता बड़े अरमान से ईवीएम का बटन दबाती है और उसका प्रतिनिधि चुनकर जाता है। तो जनता की जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो जनता में निराशा का भाव आता है। हमने उन्हीं आशाओं को दिशा दी है कि भाई एक जनप्रतिनिधि के प्रति आपकी ये आशाएं होनी चाहिए और जनप्रतिनिधि को ऐसा होना चाहिए। इसीलिए क्रॉस द पार्टी का इन लोगों का समर्थन नहीं। प्रतिनिधि होते विधायक के चुनाव दल बल के साथ चलते हैं, पूरी गाड़ी जी बंदूक जी लोग के साथ, लेकिन सत्य प्रकाश तिवारी अकेले एक गाड़ी में सिंगल चले, आखिर ऐसा जी। क्या है? देखिए, इसलिए कि मैं कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ, प्रतिनिधि हूँ, दावेदार हूँ। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और काम करने के लिए चलते हैं, और काम करने के लिए जब चलते हैं तो दल बल की जरूरत नहीं रहती। कहीं हमें कोई कार्यक्रम में जाना है और शामिल होना है, और मैं कल एक कार्यक्रम में सासाराम में था और वहाँ से यहाँ के लोगों का आग्रह हुआ, संघ का कुछ कार्यक्रम था, कुछ सावन का सोमवारी का कार्यक्रम था, और उससे हमें आग्रह हुआ और हम पहुँच गए। तो अब मैं सासाराम से दल बल लेके तो आऊँगा नहीं, कार्यक्रम में जाना, लोगों से जुड़ना, लोगों का काम हो, उनकी बातें सुनूँ, अपनी बातें करूँ, ये महत्वपूर्ण है। दल बल के साथ दिखावा करने के लिए चलना, ये मुझे नहीं लगता है कि ये आज की राजनीति के लिए जनता इसको सही तरीके से देखती है। जनता में भी ये शिकायत आती है कि भाई फलाने तो इतने दल बल से चलते हैं कि उनके पास आम व्यक्ति पहुंच नहीं सकता। कानपुर विधानसभा को लेकर देखिए, ब्रह्मपुर विधानसभा का रोड बन रहा है, जैसा कि आपने देखा होगा। रोड को बनाने में मैंने एक बहुत मजबूत प्रयास किया। हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय विजय सिन्हा जी हैं,
जो पहले पथ निर्माण मंत्री थे, मैंने उनसे मिला था, मैंने उनको आवेदन दिया था। उन्होंने बताया कि भाई ये सड़क ग्रामीण कार्य की है और हमारे पास अभी इस सड़क को पथ निर्माण में लेकर बनाने का फंड नहीं है, तो आप ग्रामीण कार्य से बात करिए। फिर मैं माननीय श्री अशोक चौधरी जी से मिला और एक बार मिलने पर उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस रोड का टेंडर किया और 25 करोड़ की सड़क बन गई। और इतनी तेजी से काम हो रहा है कि मुझे लगता है कि कम से कम साल 2 साल में ये सड़क स्टेट हाईवे के स्तर की बन जाएगी, इतनी अच्छी और मजबूत सड़क बन रही है। तो ये काम तो हो रहा है बिना जनप्रतिनिधि हुए भी। साथ ही अन्य भी जो समस्याएं हैं क्षेत्र में, कहीं पेयजल की समस्या है, लाइट नहीं है, तो मैं प्राइवेट कंपनियों के CSR फंड से वो सब काम कराने का भी प्रयास कर रहा हूँ। तो ब्रह्मपुर की समस्याओं पर हमारा ध्यान है, आगे भी रहेगा। चुनाव आएंगे जाएंगे, इसका चुनाव से कोई लेना ब्रह्मपुर विधानसभा जी में तो सारे तरफ से जीत जाता है, जी जहाँ पे आपका जन्मभूमि है लगभग वो भी जीत जी जाता है, तो परमानेंट इसका सोल्यूशन आप कैसे करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन भी पाइपलाइन में है। जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे प्रगति यात्रा में, तो ये घोषणा हुई कि कोइलवर बक्सर तटबंध को चौड़ीकरण करके उस पर एक मजबूत सड़क बनेगी। निश्चित रूप से जब मजबूत सड़क बनेगी तो बांध का भी सुदृढ़ीकरण होगा, बांध चौड़ा बनाया जाएगा, मजबूत बनाया जाएगा। तो जब कभी बहुत ज़्यादा तेज दबाव होता है गंगा नदी में जल प्रवाह का, और कहीं कहीं बांध टूट जाता है और बाढ़ की समस्या होती है, तो उससे बचा जा सकेगा। तो मुझे लगता है कि इस पर अवश्य ही कार्य हो रहा है। इससे क्षेत्र के लोगों का दुगना फायदा होगा। एक तो बांध भी सुदृढ़ होगा और उस पर एक अच्छी अल्टरनेट सड़क मिल जाएगी। जब कभी हम पटना से आएंगे तो हो सकता है उधर से ही चले जाएं, नैनी जोर मुख्य मार्ग से आने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो आप विधानसभा दर्ज करते हैं, तो आपको ब्रह्मपुर विधानसभा में क्या अपेक्षा है? देखिए, ब्रह्मपुर विधानसभा में चाहे हम चुनाव लड़े नहीं लड़े, प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। इस मामले में बहुत काम हुआ है आगे, और जो भी विद्यालयों में थोड़ी बहुत कुछ कमी रह गई होगी उस पर ध्यान दिया जाएगा। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, विद्यालय कम है, वहाँ और नए विद्यालय खोले जाएंगे। जो भी सरकारी अस्पताल है जहाँ के भवन में कुछ कमियाँ हैं उनको सुदृढ़ कराया जाएगा। चिकित्सक, पैरामेडिकल और दवाओं की व्यवस्था को सुचारू किया जाएगा। सड़कों की स्थिति अच्छी होगी, बिजली की निर्बाध व्यवस्था होगी, पेयजल की, जैसे इस क्षेत्र में जो भूमिगत जल है वो काफ़ी आर्सेनिक प्रभावित है, जैसा जान रहे होंगे, लोग काफ़ी बीमार पड़ रहे हैं। तो ऐसे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी, आर्सेनिक रहित, कि यहाँ के लोग शुद्ध जल पीकर बीमार न पड़े। ये जल की जो समस्या है, शुद्ध जल की, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिन पर मुख्य रूप से कार्य किया जाएगा। तीसरी पार्टी निकल के आए तो लोगों को वोट द्वारा देखिए, नुकसान मुझे नहीं लगता है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है और इसके कार्यकर्ता इतने जनता में भरे हुए हैं। 13 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हर मंडल में, हर विधानसभा में इतना महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं का जाल है और हमारा सिस्टम है कि जन स्वराज से हमें कोई खतरा नहीं है। प्रशांत किशोर जी हर बार, जैसे कि चुनाव में 1-2 निर्दलीय प्रत्याशी रहते हैं जो 5-10 हज़ार वोट लाते हैं, वैसे ही लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हर विधानसभा में चुन चुन के ऐसे जो बिखरे हुए तिनके हैं जो 5-7 हज़ार वोट लाते हैं, उनको मैं अपने टिकट के नीचे लड़ा के और 4-4, 5-5 हज़ार कहीं कहीं वोट ले आ दूँ, ताकि लगे कि हाँ, बड़े रणनीतिकार हैं। इससे ज़्यादा उनका इस चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी पलायन का बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी है, जो ट्रेन भर भर के गुजरात में भेजा जा रहा है, वही कंपनी यहाँ पर जो है हमारी अगर सरकार बनती है, पलायन को रोका जाएगा, बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा। देखिए, अगर अच्छा रोजगार मिल के कोई युवा बाहर जाता है, जैसे प्रशांत किशोर जी भी तो बिहार के हैं, और वो बाहर जाके बहुत नाम और पैसा कमाए, पहले पलायन किए तभी तो इतना नाम, नेम फेम मिला, और तब वापस आके बिहार की सेवा कर रहे हैं। इसको पलायन कहना अनुचित है। युवा बेहतर अवसर की तलाश में जाता है। वही युवा जब वहाँ जाता है, अच्छा उद्योग धंधा करता है, पैसे कमाता है, वो लौट के अपने गांव में आता है, घर बनाता है, मंदिर बनाता है, पूजा पाठ में सम्मिलित होता है, और वहाँ भी वो अच्छा कर रहा होता है। कुछ कुछ परिस्थितियों में सुविधा के अभाव में भी पलायन होता है, मैं इसे पूरी तरह नहीं नकारूंगा, लेकिन यही तो देखना है कि सरकार ने इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। 20 सालों में जो विधि व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हुई है, तो बहुत सारे युवा बाहर जाने की बजाय यहीं स्वरोजगार कर रहे हैं, अपने छोटे मोटे उद्योग धंधा कर रहे हैं,
युवाओं का बेहतर विकास हुआ है। अभी शिक्षकों की बम्पर पैमाने पर बहाली हुई, पुलिस बल में रिक्तियों में भरा जा रहा है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हर जगह निकल रहा है। और अभी बिहार सरकार ने घोषणा की है कि 1 करोड़ नौकरी या रोजगार दिए जाएंगे आने वाले 5 साल में, 25 से 30 में। तो मात्र 30 लाख हैं जो बाहर हैं, रोजगार मिलेगा भी, नौकरी मिलेगा भी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5-7 लाख लोग ही वापस आएंगे, क्योंकि जो 20 से 25 गए हैं बाहर, उन्हें इतना अच्छा मौका वहाँ मिला है, वो इतना अच्छा कर रहे हैं कि वो क्यों यहाँ आकर परेशान होंगे। लेकिन जो लोग मजबूरीवश गए हैं उनको अवश्य यहाँ अवसर मिलेगा, और वो यहाँ आकर सम्मान के साथ स्वरोजगार या नौकरी करके अच्छा जीवन जीते। जी जी, देखिए पढ़ाई थोड़ी बहुत तो बाधित होगी निश्चित रूप से, लेकिन आपको ये समझना है कि चुनाव भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, और स्वच्छ चुनाव हो इसके लिए चुनाव आयोग कटिबद्ध है। और चुनाव आयोग ने जो ये गहन पुनरीक्षण, जो ये चुनाव की वोटर लिस्ट का करने का संकल्प लिया है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है कि पूरी तरह से सत्यापित करके, और जो भी फर्जी वोटर हैं, फर्जी मतदाता हैं, या कुछ लोग मृत हो गए हैं उनका नाम अभी तक चल रहा है, या कुछ दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं नाम चल रहा है, उसको हटाया जाए ताकि सही चुनाव हो, अच्छी सरकार बने। जब अच्छी सरकार बनेगी तो शिक्षा व्यवस्था और सुचारू होगी, सुदृढ़ होगी, और ये जो थोड़ी बहुत 10-15 दिन या 1 महीने की समस्या है, इससे छुटकारा परमानेंट मिलेगा, इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है। तेजस्वी यादव अपने पिताजी के समय में कितनी टीचर की बहाली कराए थे 1990 से 2005 के बीच में? 2005 से 2025 तक जितनी भर्तियां हुई हैं, वो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुई है। चाहे उस समय जो भी परिस्थितियों के उप मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे तेजस्वी जी रहे हों, चाहे अभी हमारे वर्तमान उप मुख्यमंत्री लोग हैं, वे उनकी सहयोगी की भूमिका में हैं, उनके सलाहकार की भूमिका में हैं, लेकिन नेतृत्व और निर्णय तो नीतीश जी का ही है। 2005 से अभी तक जितनी भी भर्तियां हो रही नीतीश जी कर रहे हैं। आखिर तेजस्वी जी को भर्तियां करनी होती तो लालू जी के ज़माने में हुई रहती। मुझे तो याद है कि लालू जी के ज़माने में छोटी छोटी मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारियों का जब आंदोलन और स्ट्राइक होती थी, तो 6-6 महीना स्ट्राइक चलती थी। लालू जी बोलते थे कि हम भैंस जब नहीं खाना खाती है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, अरे भूख लगेगी तो अपने नाद पर खाना खाएगी। उनका ये मैंने कर्मचारियों के प्रति व्यवहार था कि भाई जब ये भूखे मरने लगेंगे तो आएंगे नौकरी पर। तो इतनी असंवेदनशील सरकार थी उस समय। कितने सरकारी विभाग बंद हो गए, जैसे ट्रांसपोर्ट विभाग था, उसमें ड्राइवर और जो सहायक थे उनकी उनको 10 साल तक वेतन नहीं मिला, सारे विभाग बंद हो गए। जो नौकरियां थी वो भी समाप्त कर दी गई। 15 साल में पूरे प्रदेश का सत्यानाश हुआ, और वो कह रहे हैं कि हमने नौकरियां दी। वाह, ये तो गजब की बात है। उनको अपने माता पिता से गाइडेंस लेना चाहिए कि हमने कितनी उस समय नौकरी दी थी, और दूसरे के किए हुए कार्य का क्रेडिट लेने से जनता उनके छलावे में नहीं आती। ये कहा जा रहा है कि जब आरजेडी का सरकार था उस समय जंगल राज कहा जा रहा है, जी, लेकिन अभी आपराधिक चरम सीमा पर बढ़ गई है, ये कौन सा राज है? देखिए अपराध की घटनाएं निश्चित रूप से कुछ एक हो रही हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि उस अपराध की घटना पर पुलिस का क्या रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि पटना में जो दुर्भाग्यपूर्ण हत्याकांड हुआ गोपाल खेमका जी का, तो आपने देखा होगा कि बहुत ही कम तथ्य और सबूत थे, फिर भी 4 दिन के अंदर पटना पुलिस ने घटना का उद्भेदन किया, अपराधी को पकड़ा गया। तो ये होता है एक संवेदनशील सरकार, और जहाँ प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। लालू जी के जमाने में कोई घटना होती थी तो अपराधी जाकर सत्ताधीशों के ही घर में छुपते थे पुलिस से बचने के लिए, और सत्ताधीश पुलिस से संरक्षण दिया करते थे अपराधियों को। और इसलिए जंगल राज किसी विपक्ष ने नहीं कहा। पटना के माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि इस प्रदेश में जंगल राज है। आज की तारीख में किसी भी न्यायालय ने नहीं सरकार के कार्यकलाप पर टिप्पणी की है। उस समय उच्च न्यायालय ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। और आज प्रदेश में पुलिस तैनात है, चुस्त है, दुरुस्त है। जो भी अपराध की घटना हो रही है उसमें अपराधियों का हिसाब लिया जाएगा, उन्हें कानून के शिकंजे में लाया जाएगा, उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड दिलाया जाएगा। ये वर्तमान सरकार की प्राथमिकता। चलते चलते जो युवा रायपुर विधानसभा में कई जगह जी रैंडम पब्लिक ओपिनियन किया जी है, जी, और बिल्कुल। आपके चाहने वाले जो हैं जी, वे लोग जानना चाहते हैं कि क्या इस बार आपके विधानसभा चुनाव में आइएगा या नहीं? देखिए मैं, मेरे चाहने वाले जो भी हैं, मैं उन्हें यही संदेश दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ
लड़ेगी, एनडीए का कोई भी सहयोगी लड़ेगा। आपको चेहरा नहीं देखना है, आपको निशान देखना है, सिर्फ एक निशान, कमल निशान। आप अगर वास्तव में मुझसे प्रेम करते हैं तो जो भी यहाँ से कमल निशान लेकर आएगा उसके लिए कार्य करिए, वो कमल का बटन दबाइए ईवीएम में और जिताकर उसको विधानसभा में भेजिए। आप उसी को मानिए कि वही सत्य प्रकाश तिवारी है। मैं बदलाव हो रहा है ब्रह्मपुर विधानसभा में किस तरह का बदलाव आपने, क्या लग रहा है बीजेपी? देखिए बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, पिछली बार गठबंधन में वीआईपी को गई थी, वीआईपी अभी हमारा पार्टनर नहीं है, तो इस बात की संभावना है, लेकिन ये सारे निर्णय केंद्रीय नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है। उसके लिए हम न तो अधिकृत हैं और न ही कुछ कहना चाहेंगे, हम तो पार्टी के सिपाही हैं, अपना काम कर रहे हैं। देखिए उनको यही संदेश दूंगा कि देखिए मैं बहुत ही सोच समझकर ईमानदारी से अपने उज्जवल भविष्य के लिए जो भी स्वच्छ छवि का व्यक्ति आता है और लगता है कि प्रदेश और देश का विकास जो सरकार कर रही है उसका आप हाथ मजबूत करें। इस देश का भविष्य माननीय नरेंद्र मोदी में बहुत ही उज्जवल है। आप उनके हाथों को मजबूत करिए और ये देश जल्द ही विश्व गुरु बनेगा, यही सब।